हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस लेशन मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स। आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं जिसके अंदर की लेशंस दिए गए स्किन पर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑप्शन ए सोरियासिस, ऑप्शन बी एक्जिमा, ऑप्शन सी टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन डी लाइकेन प्लेनस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सोरियासिस। चलिए देखते हैं कि हमने इसे सोरियासिस किस तरह से आइडेंटिफाई किया। सोरियासिस के जो लेशंस होते हैं वो रेड फ्लेक्स होते हैं, साथ ही साथ सिल्वर स्केल्स होती है। ज्यादातर इसकी लोकेशंस एल्बोज और नीज पर होती है और इसके जो एजेस होते हैं वो काफी शार्पली डिफाइंड एजेस होते हैं। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट कर कि यहाँ पर सोरियासिस की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा, a nurse observes two toddlers sitting near each other. They are playing with blocks but not talking or sharing. This behavior is called। एक नर्स है जो कि दो टॉडलर्स को ऑब्जर्व कर रही है। दोनों एक दूसरे के पास बैठे हैं और दोनों ब्लॉक से खेल रहे हैं, बट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और ना ही उनके टॉयज जो है उसे शेयर कर रहे हैं। तो यह बिहेवियर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सॉलिटरी प्ले, ऑप्शन बी पैरेलल प्ले, ऑप्शन सी एसोसिएटिव प्ले, ऑप्शन डी ऑनलुकर प्ले। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पैरेलल प्ले। जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दोनों पास में बैठे हैं और खेल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और शेयर नहीं कर रहे, तो यह हमारा पैरेलल प्ले कहलाता है। चलिए इसके अलावा दूसरे जो प्ले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले के अंदर क्या होता है? चाइल्ड अकेला ही प्ले करता है और पास में कोई और बच्चा भी नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले के अंदर चिल्ड्रन इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं उनके टॉयज को, लेकिन इनका कोई कॉमन गोल नहीं होता है। लास्ट है हमारा ऑनलुकर प्ले। ऑनलुकर प्ले के अंदर क्या होता है? चाइल्ड ओनली वॉचेस अदर, मतलब सिर्फ देखते हैं और उन्हें प्ले के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन, ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, ऑप्शन सी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्कोपी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। सबसे फर्स्ट हमें जो यहाँ पर इमेज दिया गया इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम है लेरिंगोस्कोप, और लेरिंगोस्कोप का यूज आपको पता होगा ईटी ट्यूब के इंटुबेशन के लिए करते हैं। लेरिंगोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। यह एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके द्वारा हम एयरवे को ओपन करते हैं और यह चीज हमें असिस्ट करती है एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए पेशेंट रिसीविंग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी। एक पेशेंट है जो कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी को रिसीव कर रहा है। इस पेशेंट के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए स्टॉप द ड्रग इमीडिएटली इफ सिम्टम्स इंप्रूव, ऑप्शन बी टेक द मेडिकेशन एट बेड टाइम, ऑप्शन सी डू नॉट स्टॉप द ड्रग सडनली, ऑप्शन डी अवॉइड ऑल फिजिकल एक्टिविटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डू नॉट स्टॉप द ड्रग सडनली। जब भी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी चलती है किसी पेशेंट के अंदर, तो वहां पर हम सडनली उसे स्टॉप नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चल रहा है तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होता है वो सप्रेस हो जाता है। इसलिए अगर हमने सडनली विड्रॉवल किया तो वहां पर हमें एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस देखने को मिलेगा। इसीलिए हमेशा हमें ड्रग को धीरे धीरे टेपर करना है, सडनली स्टॉप नहीं करना है। आप एक वन लाइनर अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं इसे इजीली याद रखने के लिए। नेवर स्टॉप स्टेरॉइड सडनली, टेपर स्लोली टू प्रिवेंट एड्रिनल क्राइसिस। हमेशा आपको स्टेरॉइड है उसे सडनली स्टॉप नहीं करना है, हमेशा टेपर करना है टू प्रिवेंट एड्रिनल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर। आप इमेज के अंदर एक डिवाइस देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए फीडिंग, यूरिनरी ड्रेनेज, ऑप्शन सी ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑप्शन डी आईवी इन्फ्यूजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यूरिनरी ड्रेनेज। जो हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है वो है हमारा फॉलिस कैथेटर का इमेज, और फॉलिस कैथेटर को हम यूज करते हैं यूरिन को ड्रेनेज करने के लिए। अगर हम बात करें फीडिंग की, फीडिंग के लिए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज में ली जाती है। ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए हम नेजल प्रॉन या फिर ऑक्सीजन मास्क यूज में लेते हैं, और आईवी इन्फ्यूजन के लिए आईवी कैनुलास को यूज में लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉलिस कैथेटर के बारे में।
पॉलिश कैथेटर जो होता है वो इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर होता है। इसके अंदर बलून इन्फ्लेट किया जाता है विथ स्टेराइल वाटर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ टिप पर एक बलून होता है जिसके अंदर हम वाटर को इंस्टिल करते हैं तो यह इन्फ्लेट हो जाता है। जब भी हम पॉलिश कैथेटर लगाते हैं तो वहां पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ हम अटैच करते हैं यूरिन बैग को, और वो जो बैग होता है वो बिलो द ब्लैडर हमें रखना होता है। जब भी हम यूरिनरी कैथेटर प्लेस कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर तो वहां पर हमें एसेप्टिक टेक्निक यूज में लेनी है क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन डेवलप्स सिवियर एब्डोमिनल पेन एंड हाइटिन 12 hours आफ्टर लेप्रोस्कोपिक ओफोरेक्टोमी, द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज। लेप्रोस्कोपिक ओफोरेक्टोमी के 12 hours के बाद में पेशेंट को डेवलप हो रहा है सिवियर एब्डोमिनल पेन एंड हाइपोटेंशन, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी इंटरनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी यूरिनरी रिटेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंटरनल ब्लीडिंग। लेप्रोस्कोपिक ओफोरेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द ओवरी, इस सर्जरी के बाद में 12 hours के बाद में अगर किसी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन और हाइपोटेंशन हो रहा है तो इसकी वजह हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग। इसी के साथ ही अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो टेकिकार्डिया प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो सकता है। यह चारों ही सिम्टम हमें इंडिकेट करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग की तरफ। क्वेश्चन हमारा, विच सिम्टम मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट मालफंक्शन इन ए चाइल्ड। कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि हमें स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि चाइल्ड के अंदर वीपी शंट यानी कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का मालफंक्शन हुआ है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी बल्जिंग फोंटानेल एंड इरिटेबिलिटी, ऑप्शन डी वेट लॉस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बल्जिंग फोंटानेल एंड इरिटेबिलिटी। वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट का यूज कहाँ पर किया जाता है? अगर सीएसएफ जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो उससे ड्रेन करने के लिए वीपी शंट को प्लेस किया जाता है जो कि एक्सेस सीएसएफ को वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ड्रेन करता है। लेकिन अगर यह किसी रीजन से माल फंक्शन हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वीपी शंट माल फंक्शन की वजह से आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन्फेंट के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से आपको फोंटानल जो होंगे वो बल्जिंग फोंटानल प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, और इरिटेबिलिटी जो होता है वो अर्ली वार्निंग साइन है। इसे आपको ट्रीट करना है एज ए न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर किसी चाइल्ड के अंदर आप बल्जिंग फोंटानेल प्लस इरिटेबिलिटी देख रहे हैं और वीपी शंट प्लेस किया गया तो वहां पर आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पर वीपी शंट का कुछ तो माल फंक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन सीन इन द न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न के अंदर जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है यह कौन सी है? ऑप्शन ई फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑप्शन बी कर्निकटेरस, ऑप्शन सी नियोनेटल सेप्सिस, ऑप्शन डी साइनोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप इस इमेज के अंदर बेबी की स्किन देख सकते हैं, यह काफी येलोइश नजर आ रही है। अगर बेबी का स्किन येलो नजर आ रहा है या फिर स्क्लेरा येलो नजर आ रहा है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जॉन्डिस का कंडीशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर बट एक्टिवली रीएब्सॉर्ब सोडियम। नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है लेकिन यह एक्टिवली रीएब्सॉर्ब करता है सोडियम को? ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी डिसेंडिंग लूप, ऑप्शन सी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी जो होती है वो वाटर और सोडियम दोनों को ही रीएब्सॉर्ब करती है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप से ओनली वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, सोडियम नहीं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कि हमारा राइट आंसर है। असेंडिंग लूप जो होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है लेकिन यह सोडियम को रीएब्सॉर्ब करता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पे वाटर की परमिएबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है एडीएच पर। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। प्रेगनेंसी के अंदर सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम डेवलप होता है, इसके अंदर किस चीज का कंप्रेशन होता है? ऑप्शन ए आओर्टा, ऑप्शन बी इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन सी पोर्टल वेन, ऑप्शन डी रीनल आर्टरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंफीरियर वेना केवा।
इंफीरियर वेना केवा के कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, जो आपका वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज होगा और वीनस रिटर्न डिक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन डेवलप होता है।